दिस इज़ डिम्पल तिवारी और आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाली है क्योंकि ये जो वीडियो है वो मैं क्लास 10th इकोनॉमिक्स के लिए बना रही हूँ क्योंकि आप जानते हैं क्लास टेंथ इकोनॉमिक्स का जो एग्ज़ाम है वो 15 तारीख को है। तो मैं आपके लिए जो इकोनॉमिक्स के जो 4 चैप्टर्स हैं यानी इकोनॉमिक्स का फुल सिलेबस एक वीडियो में आपके लिए मैं कवर करूँगी और होपफुली ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 1 जो कि है डेवलपमेंट। तो जैसा कि आप देख रहे हैं डेवलपमेंट हमारा फर्स्ट चैप्टर है। डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है? डेवलपमेंट एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है यानी कि हम जब से पैदा होते हैं और जब तक हमारी डेथ नहीं हो जाती यानी बॉर्न से टॉम तक यानी कि जब तक इंसान जन्म लेता है और जन्म से अपने मरण तक वो डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है वो हमेशा उसमें रहता है। इसलिए इस प्रोसेस को कॉन्टिन्यूस प्रोसेस बोला जाता है। इस चैप्टर में डेवलपमेंट का जो मतलब बताया गया है वो ये बोला गया है कि डेवलपमेंट किसको कहा जाएगा। यानी सोसाइटी में बहुत सारे लोग रहते हैं, सबकी रिक्वायरमेंट्स अलग हैं, सबके गोल्स अलग अलग हैं, इसीलिए सबकी जो डेवलपमेंट की डेफिनेशन है वो भी अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक बॉय और एक गर्ल की बात करूं, क्योंकि हमारी इंडियन सोसाइटी में हम देखते हैं कि दोनों में कुछ डिफरेंसेस हैं। अगर मैं बॉय की बात करूं तो उसके लिए लाइबिलिटी होती है कि उसे एक स्पेसिफिक एज के बाद में उसे अर्निंग करनी ही करनी है, नहीं तो फैमिली से प्रेशर आने लग जाएगा। तो एक बॉय अगर डेवलपमेंट की डेफिनेशन देगा तो वो ये कहेगा कि जिस टाइम पर वो अर्निंग अच्छी करने लग जाएगा वो डेवलप हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ किसी गर्ल की, तो इंडियन सोसाइटी की आप बहुत अच्छे से फेमिलियर हो इन चीज़ों से कि इंडियन सोसाइटी में बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन होते हैं गर्ल्स पर, उन्हें बाहर नहीं जाने दिया जाता। सिक्योरिटी का इशू होता है, अगर उन्हें बाहर जाने दिया जाता है तो सिक्योरिटी बाहर एक बहुत बड़ा इशू है। इसलिए गर्ल डेवलपमेंट की डेफिनेशन तब देगी जब वो ये कहेगी कि वो बाहर जाने के लिए फ्री है, उसे किसी भी तरीके की रेस्ट्रिक्शन का फेस नहीं करना पड़ता या बाहर जाकर उसे कोई सिक्योरिटी इशू नहीं होता। तो जैसा कि आपने इन दो एग्जाम्पल्स में देखा कि दोनों की डेफिनेशन अलग है डेवलपमेंट की। एक सिक्योरिटी और रेस्ट्रिक्शन से फ्री हो जाने पर अपने आप को डेवलप कहेगा, वहीं दूसरी तरफ जब उसकी इनकम जनरेट होने लग जाए बॉय की जो मैं बात कर रही थी अपने आप को तब डेवलप कहेगा। एक और एग्जाम्पल अगर हम लें, एक फार्मर अपने आप को कब डेवलप करेगा? जब उसका प्रोडक्शन बहुत अच्छा हो जाता है और सरप्लस प्रोडक्शन को वो मार्केट में जाकर बेचे और उससे मुनाफा कमाए, उससे बेनिफिट जनरेट करे, तो वो उस टाइम पर अपने आप को क्या कहेगा कि वो डेवलप हो चुका है। तो यहाँ पर आपने देखा कि बहुत सारे लोग हमारी सोसाइटी में रहते हैं, ठीक है। मैं सबका एग्जाम्पल तो नहीं दे सकती हूँ, लेकिन इन 3 एग्जाम्पल से आप अच्छे से इसको रिलेट कर पाएंगे कि जितने लोग हैं सबकी डेफिनेशंस अलग है डेवलपमेंट को लेकर। इसीलिए यहाँ पर मैंने लिखा है कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स, लेकिन डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी द डेवलपमेंट फॉर अदर्स। जो मेरे लिए डेवलपमेंट की डेफिनेशन है वो जरूरी नहीं कि किसी सेकंड पर्सन के लिए भी हो, या जो आपकी डेफिनेशन है डेवलपमेंट को लेकर वो मेरे लिए भी हो। तो क्योंकि इंडिविजुअल अलग अलग है तो उनकी डेफिनेशन भी अलग अलग है। डेवलपमेंट के एक मेजॉरिटी में अगर हम लें तो डेवलपमेंट किसको कहा जाएगा? कोई कहेगा कि इनकम अच्छी हो जाने पर डेवलपमेंट है, कोई कहेगा उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन हो जाए उसे वो डेवलपमेंट कहेगा, कोई कहेगा कि उसे सेटिस्फेक्शन मिल जाए अपनी लाइफ से वो उसे डेवलपमेंट कहेगा, कोई कहेगा कि उसे इक्वल ट्रीटमेंट मिले यानी कि सोसाइटी में उसके साथ किसी तरीके की बायसनेस ना हो वो उसे डेवलप कहेगा, कोई कहेगा कि उसको फ्रीडम मिले, आज़ादी मिले किसी भी काम करने के लिए। हो सकता है कि उसके पास सारी दुनिया की चीज़ें हो लेकिन उसे फ्रीडम ही ना हो, वो अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जी ही ना पा रहा हो, तो उसको भी वो डेवलपमेंट नहीं कहेगा अगर वो किसी रेस्ट्रिक्शन में या लिबर्टी उसको नहीं मिल रही है। तो सिक्योरिटी का कोई इशू ना हो, जैसे अभी मैंने गर्ल का एग्जाम्पल दिया था। एम्पल अपॉर्चुनिटीज, लोगों के पास में बहुत सारे अवसर हो काम को करने के, ठीक है, रिस्पेक्ट मिले उसे सोसाइटी में। तो यहाँ पर अलग अलग लोग यहाँ पर कोई भी चीज़ पकड़ के अपने आप को बता सकते हैं कि ये डेवलपमेंट की डेफिनेशन है। डेवलपमेंट के बारे में समझने के बाद में अब हम ये जानते हैं कि अगर डिफरेंट पीपल सोसाइटी में रहते हैं तो फिर कैसे कैलकुलेट किया जाएगा कि डेवलपमेंट है क्या। इसलिए HDI इंडेक्स को लेकर आई UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि ये पहली बात तो ये प्रोग्राम 1990 में आया था, इसे आप याद रखेंगे, और इसके लिए 3 कंपोनेंट्स को लेकर आए जिसमें बहुत सारे सब कंपोनेंट्स ऑलरेडी एडेड हैं। जैसे फर्स्ट जो है पर कैपिटा इनकम, यानी कि अगर हम एवरेजली ये जाने कि पर पर्सन कितना कमा रहा है यानी पर पर्सन की इनकम कितनी है, तो उससे हम ये जान पाएंगे कि हमारा जो नेशन है वो किस कैटेगरी में आता है। यहाँ पर रिच पीपल ज़्यादा है, पुअर क्लास ज़्यादा है, ये मिडिल क्लास की कैटेगरी यहाँ पर ज़्यादा है। तो पर कैपिटा इनकम से हम ये क्लासिफिकेशन कर पाते हैं लोगों की इनकम को देखने के बाद में।
दूसरा है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी एवरेजली हमारे यहाँ पर कितने साल तक लोग जीते थे। यानी कि ऐसा तो नहीं है कि मतलब हम जो लोगों की जीने की संख्या है वो 40 में ही लोग मर जाते हो। पहले ये बहुत कम हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे डेवलप हो रही है कंट्री, अब ये 70 to 75 तक ये पहुंच जाती है। इसी के अंदर हमारे सब कंपोनेंट्स आ जाएंगे, जैसे कि इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, मैटरनिटी रेशो एटसेट्रा। थर्ड है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो, जिसका मतलब होता है एजुकेशन से, यानी कितने ऐसे लोग हैं जो अपने आप को एनरोल करवाते हैं एजुकेशन के लिए। तो यहाँ पर 3 फैक्टर अगर आप देखेंगे तो ये हर एक पर्सन के लिए इंपॉर्टेंट है। हर एक पर्सन चाहता है कि उसकी इनकम हो उसके पास में अच्छी। दूसरा लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी हेल्थ की बात की जा रही है यहाँ पर, तो हेल्थ भी एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है किसी भी नेशन की डेवलपमेंट के लिए। तीसरा है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो, यानी एजुकेशन, स्किल, ये सारी चीज़ें भी इक्वली इंपॉर्टेंट है जितनी कि 2 हमारी ऊपर की चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ये 3 कंपोनेंट्स हमें बताते हैं कि एक जो कंट्री है वो किस हद तक डेवलप है। इसको यूएनडीपी, जैसे मैंने अभी आपको बताया, यूएनडीपी जो है वो इसको इंडेक्स को बताती है। इसमें जो टोटल कंट्रीज हैं उनमें से कैलकुलेट किया जाता है कि हमारी कंट्री का हमारी कंट्री को कौन सी, हमारी कंट्री की जो रैंक है इसमें डिग्रेडेशन हो रहा है, यानी डेवलपमेंट की प्रोसेस में अभी 2 साल से इसमें डिग्रेडेशन हुआ है। अब क्वेश्चन ये आता है कि पर कैपिटा इनकम होता क्या है। पर कैपिटा इनकम को एवरेज इनकम भी बोला जाता है। इसे फाइंड आउट करने के लिए टोटल इनकम ऑफ द कंट्री, यानी कि पूरे देश की इनकम कितनी है और पूरे देश की जनसंख्या यानी पॉपुलेशन कितनी है, तो टोटल इनकम ऑफ द कंट्री अपॉन टोटल पॉपुलेशन करेंगे तो पर पर्सन की यहाँ पर इनकम आपके पास में निकल के आ जाएगी। उसे ही हम पर कैपिटा इनकम बोलते हैं और एवरेज इनकम भी उसी का नाम है। दूसरा है इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। इन्फेंट का मतलब है कि 1 साल के जन्म लेने से 1 साल के अंदर अंदर क्या बोलते हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनकी मौत हो जाती है, और इसका जो कैलकुलेशन है वो किया जाता है पर 1000 पे, यानी पर 1000 बच्चों पे कितने बच्चे ऐसे हैं जिनकी डेथ हो जाती है, इसलिए इसका नाम है इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। इट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर। किसके प्रपोर्शन में? 1000 लाइफ चिल्ड्रन के प्रपोर्शन में, ठीक है, एक पर्टिकुलर ईयर में। तो ये है इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क क्वेश्चन में ये आपका आ सकता है, तो इसे आप ध्यान से ये देखिए कि इनकी डेफिनेशन क्या है। आपका ग्रॉस एनरोलमेंट का ही ये पार्ट आप कह सकते हैं लिटरेसी रेट। इसे मेजर किया जाता है कि 7 साल से जितने के ऊपर बच्चे हैं, 7 साल की एज से जितने ऊपर के बच्चे हैं उनमें से कितने ऐसे हैं जो लिटरेट हैं, ठीक है, उसे क्या कहा जाएगा? लिटरेसी रेट मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड अबव एज ग्रुप। नेक्स्ट आता है नेट अटेंडेंस रेशो। इसमें क्या है कि 14 से 15 साल तक के जितने भी बच्चे रहते हैं उन बच्चों, वो कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने जाकर स्कूल में एनरोल करवाया है अपने आप को, यानी उन्होंने अपना नाम लिखवाया है, वो बच्चे स्कूल अटेंड करते हैं अपॉन टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर एज। जैसे मान लीजिए 14 से 15 साल तक के बच्चे पूरी कंट्री में 100 हैं, ठीक है, लेकिन उनमें से सिर्फ 50 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपने आप को एनरोल करवाया है जाके। तो आपको नेट अटेंडेंस रेशो निकालने के लिए क्या किया जाएगा? जितने बच्चे का एडमिशन हो रखा है स्कूल में 14 से 15 साल तक के, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, वो बच्चे 50 हैं और टोटल पॉपुलेशन कितनी है बच्चों की? 100। तो 50/100 करेंगे तो 0.5 आपका निकल के आ जाएगा क्या? नेट अटेंडेंस रेशो। डेवलपमेंट का एक और फैक्टर है बॉडी मास इंडेक्स। ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, इसको BMI भी बोला जाता है। इसे फाइंड आउट कैसे किया जाता है कि आपकी बॉडी का वेट कितना है अपॉन आपकी हाइट कितनी है फीट में, जिसे आप स्क्वायर कर देंगे तो आपका बॉडी मास इंडेक्स निकल आएगा, यानी वेट इन केजी। आपको अपना वेट केजी में मेजर करना है और अपनी जो हाइट है आपको फीट में मेजर करनी है, लेकिन हाइट को आपको स्क्वायर करना है, तो इसका जो भी आपका आंसर निकलेगा वो आपका बॉडी मास इंडेक्स हो जाएगा। अब डेवलपमेंट जब किसी भी कंट्री में होता है तो जहाँ जितना डेवलप करती जाएगी कोई भी कंट्री, तो वो कंट्री डेवलपमेंट के साथ साथ में उसमें कुछ चीज़ों का नुकसान भी होता जाता है, ठीक है, जैसे क्लाइमेटिक कंडीशन इसकी कैसी होती जाती है, बेकार होती जाती है, और रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइटेशन होता जाता है। तो यहाँ पर एक और टर्म आई है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो कि ये बताती है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट आया ही तब है जब डेवलपमेंट किसी कंट्री में इतना ज़्यादा कर दिया गया, इतना ज़्यादा होता जा रहा है, तो उसी के साथ साथ में जब क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही है, नेगेटिवली इफेक्ट हो रही है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर आया गया। कब लेकर आया गया? सस्टेनेबल आपका 2015 में आया गया। इससे पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल चलता था,
उसको रिप्लेस करके सस्टेनेबल आपका डेवलपमेंट आया है। सस्टेनेबल इंडेक्स से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कह सकते हैं। इसमें टोटल 17 गोल्स हैं सस्टेनेबल में। इससे मतलब क्या है कि जो भी हमारे पास में रिसोर्सेज अवेलेबल हैं किसी कंट्री में या किसी पर्टिकुलर पर्सन के पास में, तो चाहे वो वाटर रिसोर्स हो यानी मैनमेड रिसोर्स हो आपका, या फिर कोई आपका आर्टिफिशियल रिसोर्स हो, तो रिसोर्स को आप इस तरीके से यूज़ करिए कि जो आज की प्रेजेंट जनरेशन है वो उसका बेनिफिट ले पाए, लेकिन उसको इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट ना किया जाए कि आने वाली जो जनरेशन है, फ्यूचर में जो जनरेशन है, वो उसके लिए कुछ बचे ही ना। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको क्या बताता है? इट रेफर्स टू द डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन। प्रेजेंट का मतलब प्रेजेंट जनरेशन है, ठीक है। यानी आज हम इसका जो बेनिफिट ले रहे हैं वो लें विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। लेकिन ऐसा नहीं है जो आने वाली जनरेशन है कल वो आए और उसके लिए वो चीज़ें ही ना बचे, ठीक है। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। तो यहाँ पर आपका पूरा फर्स्ट जो चैप्टर है वो यहाँ पर खत्म होता है। होपफुली फर्स्ट चैप्टर का जो भी डिस्क्रिप्शन है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नाउ कम टू द सेकेंड चैप्टर, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। सेक्टर्स हमारी इकोनॉमी में कितने होते हैं? मैं आपको जो भी इंपॉर्टेंट है चैप्टर से रिलेटेड वही मैं चीज़ें बता रही हूँ, क्योंकि अगर पूरे डिस्क्रिप्शन पे गए इट विल टेक मोर टाइम, जो आपका टाइम भी वेस्ट करेगा। तो जो ज़्यादा चांसेस है एग्जाम में आने के, मैं वही ज़्यादा यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, टोटल 3 सेक्टर होते हैं हमारी इकोनॉमी में, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर है जो रिलेट करता है डायरेक्ट नेचर से। फॉर एग्जाम्पल फार्मिंग आपका हुआ, यानी जो भी खेती होती है वो डायरेक्ट आपकी रिलेट करती है, यानी कि जो भी सैंड वगैरह है इसे कोई भी पर्सन को थोड़ी प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। जो भी ग्रोइंग एक्टिविटी है यानी कि जो भी जनरेट होता है प्लांट विद द हेल्प ऑफ सॉइल, उसका एक जनरेशन एक नेचुरल प्रोसेस है। उसमें हम पानी वगैरह डाल के उसको अपब्रिंगिंग उसकी में मदद करते हैं, लेकिन उसमें जो डायरेक्ट प्रोसेस होती है एक उसको सनलाइट मिलना, ये सारी चीज़ें हम उसको नहीं देते हैं, एक नेचुरल प्रोसेस है। तो जितनी भी चीज़ें नेचर से रिलेट करेंगी वो सारी प्राइमरी सेक्टर में आ जाएगी, जैसे एग्रीकल्चर, फिशिंग, माइनिंग एंड क्वेरिंग, लाइफ स्टॉक। माइनिंग एंड क्वेरिंग में आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि जब आप माइनिंग करते हैं जाके, कई बार ये ना सेकेंडरी सेक्टर में भी लिखा हुआ होता है, लेकिन जब उसको रिफाइन किया जाता है, एक्सट्रैक्शन जो प्रोसेस है वो सेकेंडरी सेक्टर में आएगी, लेकिन माइनिंग और क्वेरिंग जो है वो आपकी प्राइमरी सेक्टर में ही आएगी, क्योंकि आप डिगिंग करके निकाल रहे होते हैं, एक नेचुरल प्रोसेस है। सेकेंडरी सेक्टर में क्या आएगा? जो भी प्राइमरी सेक्टर में जो चीज़ें आपने प्रोड्यूस की थी या हुई थी उसको आप क्या करते हैं? ट्रांसफॉर्म करते हैं प्राइमरी प्रोडक्ट्स को। तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी की अगर मैं बात करूँ, वाटर क्या है? वाटर एक आपका प्राइमरी प्रोडक्ट है, लेकिन वाटर से आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हो, इसलिए सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट है। मैन्युफैक्चरिंग, जैसे यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं, मानिए एग्रीकल्चर का आप पार्ट ले लीजिए, यहाँ पर आप कोई पोटैटो को प्रोडक्शन कर रहे हैं और पोटैटो से ट्रांसफॉर्म करके चिप्स जो आते हैं आपके, ठीक है, उसको आप कन्वर्ट कर रहे हो उसमें, तो एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हुई, तो इसको हम सेकेंडरी सेक्टर में रखेंगे। कंस्ट्रक्शन, यानी कि जो भी ब्रिक्स हैं, जो भी सैंड है, उनकी मदद से जो भी चीज़ें आप लेते हो और उससे कंस्ट्रक्ट करते हो किसी बिल्डिंग को, तो ये भी क्या हुआ? आपका सेकेंडरी सेक्टर में आएगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी सेक्टर इज द सेकेंडरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर में क्या होता है? जो भी प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में जो काम हुआ है, यहाँ पे किसी गुड का प्रोडक्शन नहीं हो रहा होता है, यहाँ पर सिर्फ सर्विस का होता है, इसीलिए इस वाले सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। टर्शियरी सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड सर्विस सेक्टर, क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में जो भी प्रोडक्ट और जो भी गुड्स प्रोड्यूस की जाते हैं उनको मदद की जाती है। किस तरीके से? जैसे प्रोडक्शन हो गया, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, जो सर्विस सेक्टर प्रोवाइड करेगा। कम्युनिकेशन, जब आप कोई ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको एक दूसरे से बात करनी है, तो कम्युनिकेशन आप करते हो, जैसे ईमेल हुआ, टेलीफोन हुआ, ये सारे क्या है? कम्युनिकेशन के आपके जो भी फैक्टर्स हैं। तीसरा है बैंकिंग, आपका जो भी एक्स्ट्रा पैसा है आप जाके डिपॉजिट करते हो बैंक में, तो बैंक आपको एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। थर्ड है शिपिंग और ट्रेड, ठीक है, आप अपना सामान बाहर भेज रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो, ये सारे फैक्टर्स किस में आ जाएंगे? टर्शियरी सेक्टर में आ जाएंगे। तो ये हमारे 3 सेक्टर्स होते हैं। अब इन 3 सेक्टर की मदद से हम आगे निकालेंगे कि जीडीपी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। कि टोटल प्रोडक्शन निकालने के लिए आप प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर यानी सर्विस सेक्टर, मैंने यहाँ लिखा हुआ है, टर्शियरी सेक्टर को जब आप ऐड करेंगे किसी एक पर्टिकुलर ईयर में तो आपका टोटल प्रोडक्शन निकल आएगा। और उसी जैसे टोटल प्रोडक्शन होता है, टोटल प्रोडक्शन को ही हम जीडीपी भी बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट।
तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है कि द सम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 3 सेक्टर्स। कौन से 3 सेक्टर्स, जो ये ऊपर बात किया है। अब प्रोडक्शन की जो मैं बात कर रही हूँ वो आपका फाइनल प्रोडक्शन होना चाहिए, ये आप ध्यान रखें। फाइनल प्रोडक्शन का क्या मतलब है, अभी मैं आपको ये भी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ऑफ 3 सेक्टर्स, यानी 3 सेक्टर्स का जो फाइनल प्रोडक्शन है, जब आप उसको ऐड करते हैं तो आप ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो यानी आपको जीडीपी का मतलब हुआ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कंट्री की जब आप इनकम को कैलकुलेट करते हैं तो उसे आप जीडीपी बोलते हैं। तो तीनों सेक्टर्स को जब आप ऐड करेंगे एक पर्टिकुलर ईयर में तो वो आपका क्या हो जाएगा, जीडीपी हो जाएगा। जब भी आप जीडीपी को काउंट करते हैं तो उसमें हमेशा आपको फाइनल गुड्स को लेना होता है, कभी भी आप उसमें इंटरमीडिएट गुड को नहीं लेंगे। क्यों? जब आप फाइनल गुड्स को लेते हैं तो फाइनल गुड की डेफिनेशन पहले तो आप देख लीजिए। फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं तो जो या तो कंजप्शन के लिए यूज़ हो या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ हो। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने मार्केट से एक मिल्क का पैकेट खरीदा, आप घर लेकर आए उसे और घर आकर आपने उसकी चाय बनाकर पी ली, या फिर आपने उस मिल्क से क्या किया, उसको पैसे डायरेक्टली पी लिया, गर्म किया और अपना पी लिया। तो ये इसका फाइनल कंजप्शन हुआ। यानी आपने मिल्क का पैकेट लेने के बाद में कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं करी, यानी उससे और कोई पैसा नहीं बनाया, तो उसे क्या बोला जाएगा, फाइनल गुड। और ये इन्वेस्टमेंट के लिए क्यों बोला जाता है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरा कोई बिजनेस है और उस बिजनेस में मेरे अंडर बहुत सारे एम्प्लॉय काम करते हैं, तो वहाँ पर मैंने हर एक एम्प्लॉय को एक कंप्यूटर ला कर दे दिया। तो उस कंप्यूटर को जब मैंने ला कर दिया है तो वो उससे कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी करेगा और वो एक लॉन्ग टर्म तक जैसे मिनिमम 10 साल तक वो उसके पास में रहेगी। तो ये एक मेरी इन्वेस्टमेंट हुई। तो फाइनल गुड में इसलिए हम कंजप्शन को लेते हैं और इन्वेस्टमेंट को लेते हैं। तो जो डेफिनेशन आपकी फाइनल गुड की होगी उसे आप ध्यान रखिए, यहाँ आपको दोनों मेंशन करना होगा। ईदर, यानी या तो वो कंजप्शन के लिए यूज हो रही होगी या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, फाइनल गुड्स। वहीं पर इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, वो गुड्स जो या तो रिसेलिंग पर्पज से यूज हो रहे हो या फिर उसका ट्रांसफॉर्म करने के बाद में उसको बेचा जा रहा हो। ठीक है, यानी कि उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी करी जाती है खरीदने के बावजूद। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक मिल्कमैन है जिसने सेल किया एक डेयरी शॉप में मिल्क, और उस डेयरी शॉपकीपर ने क्या किया, उसको रीसेल कर दिया किसी कंज्यूमर पर। तो उसको उसने यहाँ से खरीदा लेकिन उसने दोबारा बेच दिया, इसलिए इंटरमीडिएट गुड है। दूसरा, मिल्कमैन ने सेल किया डेयरी शॉप पर और उस डेयरी शॉपकीपर ने क्या किया, उसको ट्रांसफॉर्म किया और उससे एक मिठाई बना दी। ठीक है, और उसे वो मार्केट में फिर क्या करेगा, किसी भी कंज्यूमर को वो बेच देगा। तो यहाँ पर जो इंटरमीडिएट गुड है वो क्या है आपका, विच ईदर यूज फॉर रीसेल और फॉर फर्दर प्रोडक्शन। ठीक है, यानी उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन इंटरमीडिएट गुड को हम क्यों काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि अगर हम इंटरमीडिएट गुड को भी काउंट करेंगे तो जीडीपी में जब इसे हम काउंट करेंगे तो इसमें डबल काउंटिंग की जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट हो जाएगी। इसीलिए हमेशा फाइनल गुड्स को कैलकुलेट किया जाता है, इंटरमीडिएट गुड को कैलकुलेट नहीं किया जाता है। इंटरमीडिएट गुड को कैलकुलेट करने पर जीडीपी जब हम कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम आएगी वो आएगी डबल काउंटिंग की, जिससे बचने के लिए इंटरमीडिएट को अवॉइड करते हैं। अब एक बार इस चैप्टर का हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं सेक्टर्स के बेसिस पर। तो पहला है हमारा नेचर ऑफ एक्टिविटी के बेसिस पर हमने सेग्रीगेट किया है सेक्टर को। दूसरा है ओनरशिप के बेसिस पर। थर्ड है वर्किंग कंडीशन के बेसिस पर। अगर हम बात यहाँ पर नेचर ऑफ एक्टिविटी की बेस पर करें तो इनको डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। वही बात अगर ओनरशिप के बेसिस पर की जाए, क्योंकि ये मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ इसीलिए मैं इसे एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। ओनरशिप के बेस पर अगर हम बात करें तो इसे प्राइवेट और पब्लिक बेसिस पर सेग्रीगेट किया गया है। पब्लिक का मतलब जब गवर्नमेंट की ओनरशिप होती है किसी काम को करने में, यानी इसे ओन करती है गवर्नमेंट, और जिसके पीछे मोटिव होता है वेलफेयर, यानी कि ये ऑल ओवर द कंट्री में वेलफेयर के लिए काम करती है। यानी जो लोग पुअर हैं, जिनको हेल्प की ज़रूरत है, उनको मदद देकर उनको भी बाकी लोगों के साथ में लेकर आना, ताकि हमारी कंट्री एक साथ ग्रो करे। जो भी डिस्पैरिटी है लोगों के बीच में, इनइक्वालिटी है, उसको ख़त्म किया जाए, इसलिए गवर्नमेंट इसमें आगे आती है। इसलिए इसको बोला जाता है वेलफेयर मोटिव के बेसिस पर ये काम करती है। वहीं अगर मैं प्राइवेट सेक्टर की बात करूं, यहाँ पर जो ओन करती है वो कोई प्राइवेट इंडिविजुअल इसको ओन करता है और इसके पीछे होता है इसका प्रॉफिट मोटिव, यानी जो भी काम करती है ये मुनाफे के लिए करती है।
अब वर्किंग कंडीशन के बेसिस पर अगर हम देखें तो ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में इसको डिवाइड किया गया है। ऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब है जहां पर एक प्रॉपर रूल रेगुलेशन फॉलो किया जाता हो, एक मैनेजमेंट हो, यहाँ पर जहां पर जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाता हो, जहां पर वेज रेट जो हो वो कंसिस्टेंट हो, एक रेगुलर जॉब हो, इसलिए इसको रेगुलर एम्प्लॉयमेंट का नाम दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर है जहां पर कोई मैनेजमेंट नहीं होता, कोई रेगुलर वेज नहीं होती, जहां पर ना ही कोई जॉब सिक्योरिटी होती है और कभी भी उसको जॉब से निकाला जा सकता है। इसलिए इन जॉब्स को इररेगुलर एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में रखा जाता है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर इसे कहा जाता है। तो ये था आपका क्लासिफिकेशन ऑफ द सेक्टर्स। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज MGNREGA। MGNREGA का फुल फॉर्म क्या है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में गवर्नमेंट 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट देने का प्रॉमिस करती है। किसको? रूरल हाउस होल्ड को। हर साल हर रूरल हाउस होल्ड को वो 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट देगी और अगर ऐसा वो 15 दिन के अंदर अंदर नहीं कर पाती है तो वो गवर्नमेंट देगी एम्प्लॉयमेंट अलाउंस ऐसे लोगों को। ये जो प्रोग्राम है वो इम्पोज किया जाता है राइट टू वर्क के थ्रू, जहां पर बात की जाती है इक्वल वेज फॉर इक्वल वर्क की। इनमें जो सबसे ज़्यादा बेनिफिशरीज हैं वो हैं आपकी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और वुमेन। लेकिन इन सब में भी अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा यानी कि 1/3 बेनिफिशरीज कौन होनी चाहिए? विमेन होनी। तो स्टार्ट करते हैं अपना थर्ड चैप्टर जो कि है मनी एंड क्रेडिट। इस चैप्टर को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मनी एंड क्रेडिट, अगर मैं बात यहाँ पर करूँ, शुरुआत में एंशियंट टाइम में हमारे पास में कोई मनी नहीं था, तो जब भी हम एक्सचेंज करते थे तो कमोडिटी से कमोडिटी को करते थे। यानी मेरे पास में अगर प्रोडक्शन मैंने वीट का किया है और अगर कोई सेकंड पर्सन है जिसने राइस का प्रोडक्शन किया है तो हम एक्सचेंज कर लेंगे अपने प्रोडक्शन को। मैं राइस ले लूँगी और वो मेरा वीट ले लेगा। इस तरीके से प्रोडक्शन होता था जिसको बार्टर सिस्टम बोला जाता था। बार्टर सिस्टम में क्या होता है कि हम इसको कमोडिटी टू कमोडिटी परचेजिंग भी कहा जाता है। बार्टर सिस्टम एक सिस्टम है जो म्यूचुअल एक्सचेंज करता है गुड्स को डायरेक्टली, लेकिन बार्टर सिस्टम बहुत दिन तक सस्टेन नहीं कर पाया क्योंकि कई सारी कमियां इसमें देखने को मिली। वो लिमिटेशंस क्या क्या हैं? जैसे लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स आगे आप ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए पर्सन है, बी, ए ने वीट का प्रोडक्शन किया और बी ने राइस का प्रोडक्शन किया। ए को बी का जो राइस है वो चाहिए बट बी को ए का वीट नहीं चाहिए, बी को कोई और कमोडिटी चाहिए। हो सकता है बी को शूज खरीदना हो तो वो जाके किसी सी प्रोड्यूसर से खरीदेगा वो। तो अगर ए और बी दोनों एक दूसरे की चीज़ों को खरीदना नहीं चाह रहे हैं या एक खरीदना चाह रहा है दूसरा नहीं खरीदना चाह रहा है तो उसी प्रॉब्लम को बोला जाता है लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वर्ड्स। ठीक है, यानी डबल म्यूचुअल एक्सचेंजिंग की कमी आना, इसलिए इसको लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस बोला जाता है। दूसरा जो प्रॉब्लम है वो है लैक ऑफ स्टोर वैल्यू, यानी आपके पास में स्टोर करने के लिए कोई चीज़ नहीं। आपने वीट का प्रोडक्शन कर लिया तो आपको कितनी चीज़ें आप कहाँ तक सेव करोगे? या ना ही उस टाइम पर इतने ज़्यादा वेयर हाउसेस होते थे और हम इसको सेव करके अगर चाहे भी तो भी लॉन्ग टर्म तक नहीं रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें पैरिशेबल होती है, खराब हो जाती हैं, इन्हें हम नहीं रख सकते हैं और ज़्यादा एरिया कवर करती हैं, इसलिए लैक ऑफ स्टोर वैल्यू दूसरा प्रॉब्लम था। तीसरा क्या है? लैक ऑफ मेजर वैल्यू, कोई मेजरिंग वैल्यू नहीं थी। जैसे अगर आपको डायमंड से वीट को एक्सचेंज करना है तो दोनों की मेजरिंग यूनिट अलग है, आप कैसे मेजर करोगे? डायमंड एक प्रीशियस मेटल है, वहीं पर एक जो वीट है वो आपका फूडेबल आइटम है, लेकिन इन दोनों में ही दोनों अपनी अपनी जगह चीज़ें इंपॉर्टेंट है लेकिन दोनों की वैल्यू अलग अलग है। वीट इंपॉर्टेंट है लेकिन उतना प्रीशियस मेटल नहीं है, तो इसमें एक अगर कोई कॉमन वैल्यू नहीं होगी जो दोनों को बता पाए कि कौन कितना कॉस्टली और कौन कितना नहीं है, किसमें कितना इनपुट लगा है, तो इसको क्या बोलते हैं, मेजर करने में प्रॉब्लम आती थी। इसलिए जो तीसरी प्रॉब्लम है वो क्या है? लैक ऑफ मेजर वैल्यू। तीसरा है लैक ऑफ स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसे एक प्रोड्यूसर है जिसने वीट का प्रोडक्शन किया, ठीक है, एक जो बी प्रोड्यूसर था वो भी वीट का प्रोडक्शन करता, लेकिन हो सकता है उसके यहाँ पर प्रोडक्शन अच्छा ना हुआ हो, तो उसने वीट जो था वो ए से बोरो कर लिया। उसने कहा मैं नेक्स्ट ईयर जो मेरा प्रोडक्शन होगा मैं आपको रिटर्न कर दूंगा। लेकिन जब बी का नेक्स्ट ईयर प्रोडक्शन हुआ तो उसका जो क्वालिटी था वीट का वो बहुत अच्छा नहीं था,
तो अब ए को ये तो मालूम है कि ये क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है, लेकिन वो उसको अगर उस टाइम पर मनी चलता होता तो वो ये कहता कि मैंने 50 रुपी केजी, क्या बोलते हैं हम, 50 रुपीज़ का मैंने पर केजी के हिसाब से मैंने वीट आपसे लिया है, तो आप मुझे पैसा दे दीजिए अगर आपके पास में वीट की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो। लेकिन ऐसा था नहीं ना उस टाइम पर, तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रिएट होती थी कि क्वालिटी को कैसे मेंटेन किया जाए। जैसे मान लो किसी ने जब किसी से राइस परचेज किया था, बोरो किया था, तो वो बासमती राइस थे, लेकिन जब उसकी वापस करने की बारी आई तो उसने नॉर्मल क्वालिटी का कर दिया, तो ऐसे में कंफ्लिक्ट बहुत ज़्यादा होने लग गया। तो एक 4 प्रॉब्लम निकल कर आई बार्टर सिस्टम में, जिसकी वजह से हम किस पर आ गए, मनी पर आ गए। अच्छा, मनी पर आने से पहले भी हम बीच में कई सारे फेजेस से गुजरे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे फर्स्टली हमारा बार्टर सिस्टम शुरू हुआ जिसको हम कमोडिटी मनी कहते हैं। सेकंड हमारा मेटलिक मनी शुरू हुआ जिसमें हम गोल्ड और सिल्वर से सेलिंग परचेजिंग करते थे। थर्ड जो था पेपर करेंसी, जिसकी बात हम अभी करने जा रहे हैं। और फोर्थ जो है, जो अभी भी चलता है, और फोर्थ जो है वो है क्रेडिट मनी। जैसे आपका एटीएम कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, इनको हम इसमें लेते हैं। और एक और आता है नियर मनी, जिसमें हमारी प्रोविजनरी नोट्स, बिल ऑफ एक्सचेंज, डिमांड ड्राफ्ट, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो इस तरीके से 5 कैटेगरी में इसको कैटेगराइज किया गया है मनी को। अब हम बात करते हैं यहाँ पर मनी की। अब जितनी भी प्रॉब्लम्स यहाँ पर बार्टर सिस्टम में आई थी, वो सारी प्रॉब्लम को रिजॉल्व किसने किया, मनी ने किया। यहाँ पर स्टोरिंग वैल्यू भी है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स भी है। जैसे मैं पैसा दूंगी वो चीज़ मैं खरीद सकती हूँ, जरूरी नहीं है कि मेरे को वीट के बदले राइस चाहिए ही चाहिए। दूसरा स्टोर वैल्यू है, मेजरिंग वैल्यू भी है कि हर एक चीज़ को हम पैसे में तोल सकते हैं। और जो चौथा है स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट की जो प्रॉब्लम थी, यानी कि अगर हमने कोई चीज़ खरीदी है तो उसका पैसा लगाएंगे हम कि इतने प्राइस की है, तो नेक्स्ट ईयर या जो जब भी स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पर हम उसे रिटर्न करेंगे तो उतना पैसा हम उसे वापस दे देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका बार्टर सिस्टम से हम मनी तक, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, इसमें आता है डिपॉजिट्स विद बैंक्स और करेंसी। अब आपके पास में जैसे कोई पर्सन है, इनकम जनरेट करता है, उसके जो भी एक्सपेंसेस हैं उसके होने के बाद में जो भी पैसा उसका बचता है वो क्या सोचता है, वो जाके बैंक में उसको डिपॉजिट करे। तो बैंक में वो डिपॉजिट करता है, बैंक जिस डिपॉजिशन के बदले उसको कुछ इंटरेस्ट भी देती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो अपनी एक सेक्रीफाइसिंग अमाउंट जो होता है उसको बैंक में डिपॉजिट करता है, और बैंक उसके बदले में एज ए रिवॉर्ड आप कह सकते हो उसको इंटरेस्ट देती है, और इसे वो जब चाहे निकाल भी सकता है, ठीक है, जब उसका मन है। कैन बी यूज फॉर पेमेंट, पेमेंट भी यूज एज अ पेमेंट भी यूज कर सकता है। जैसे उसको ट्रांसफर करना है, जैसे आजकल आप देख रहे हो फोन पे से हम ट्रांसफर कर रहे हैं पैसा एक जगह से दूसरी जगह पर, आपका अकाउंट खुला है तो उसे आप फोन पे के थ्रू या डायरेक्टली आप जाके बैंक में भी एक जगह से चेक के थ्रू, ठीक है, और डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू या फिर मनी क्रेडिट के थ्रू पैसा एक जगह से दूसरी जगह पर आप भेज सकते हैं। तो करेंसी मतलब जिससे गवर्नमेंट ने लीगली या लीगली ऑथराइज किया है गवर्नमेंट ने। यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर पेपर नोट्स और कॉइन्स आप ले सकते हैं। तो जो पेपर नोट्स है उसको पब्लिश कौन करता है, आरबीआई। वहीं पर जो कॉइन्स है उसको पब्लिश कौन करता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि कॉइन्स जितने भी हैं उसको फाइनेंस मिनिस्ट्री प्रिंट करती है, ठीक है, और आरबीआई करती है जितने भी पेपर नोट है, वो 10 का नोट हो या 500 का या 2000 का, कितना भी बड़ा नोट हो, ठीक है। और मैक्सिमम जो हमारे यहाँ पर डिनोमिनेशन है नोट्स का वो 10,000 तक हो सकता है, यानी 10,000 से बड़ा नोट छापने का राइट नहीं होता है ना आरबीआई को, और फाइनेंस मिनिस्ट्री तो कॉइन्स का काम करती है, तो वो मैक्सिमम 1,000 तक का कॉइन डिनोमिनेशन में होता है जो वो प्रिंट कर सकती है, इसके ऊपर का नहीं कर सकती। अब दूसरी बात समझने वाली ये है कि जो बैंक्स होती हैं वो 2 तरीके की होती हैं। एक तो आरबीआई है जिसे सेंट्रल बैंक कहा जाता है, दूसरी कमर्शियल बैंक होती है। आरबीआई का मतलब प्रॉफिट से नहीं होता है, लेकिन बाकी जितनी भी कमर्शियल बैंक हैं वो प्रॉफिट मोटिव से काम करती हैं। किस तरीके से काम करती हैं वो एक बार हम देखते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि जो कंज्यूमर्स होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, वो अपना एक्स्ट्रा मनी जाके बैंक में डिपॉजिट करते हैं। तो हमारे जो डिपॉजिट मनी होते हैं, बैंक जो होती है यानी कमर्शियल बैंक, जैसे आपकी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो गया, या ये भी एक तरीके से आपकी बैंक है, एक्सिस बैंक है, एचडीएफसी है, एसबीआई है, ये सारी बैंक्स आपकी कैसी हैं, कमर्शियल बैंक हैं। ये भी इनकम जनरेट करती हैं। किस तरीके से, आपने जो बैंक में डिपॉजिट किया है उसी रुपए से ये अपना पैसा बनाती है। कैसे, जैसे डिपॉजिटर ने बैंक में अपना डिपॉजिट किया तो बैंक उसके बदले में उसको क्या देगा, इंटरेस्ट देगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये इंटरेस्ट आपका 5% का है, फॉर एग्जाम्पल। अब बैंक क्या करेगा, कोई आएगा अदर बोरोवर जिसको वो पैसा उधारी पे दे देगा, तो
तो बैंक इसको उधार पर दे रहा है, इसलिए वो जो पर्सन है वो बोरोवर कहलाएगा। ठीक है, तो इसने क्या किया, उधार पर दिया, तो इसको बोलेंगे इसने लैंडिंग किया। जो अपना पैसा है बैंक ने उसको लैंड किया, तो उसके बदले इस बोरोवर से क्या करेगा, ये पैसा लेगा। ठीक है, पैसा लेगा मतलब इंटरेस्ट चार्ज करेगा, तो वो इंटरेस्ट हो सकता है आपका 12% का। ठीक है, 5% का हमारा पैसा उसने दिया, जो थर्ड पर्सन ने उससे उधार मांगा बैंक से, वो उसने 12% का उसको दिया। अब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, यानी कि 12 माइनस 5, ये कितना हुआ 7%, तो यही 7% उस बैंक का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो इंटरेस्ट टू डिपॉजिटर्स हमेशा लो होता है और इंटरेस्ट फ्रॉम बोरोवर हाई होता है मेजॉरिटी ऑफ द टाइम, 99% केसेस में। अब कंट्री में कोई रिसेशन वाली कंडीशन या कोई और सीवियर कंडीशन आ गई है, वो एक अलग बात है, लेकिन 99 कंडीशन में ऐसा ही होगा, जो डिपॉजिटर होता है उसका इंटरेस्ट रेट कम होता है, वहीं पर बोरोवर का ज्यादा होता है, और जो इन दोनों का डिफरेंस होता है वो बैंक का क्या बनता है, अपना प्रॉफिट बनता है। हम बात कर लेते हैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट की। जब आप क्रेडिट ले रहे हो, क्रेडिट कर रहे हो, तो आपको कोलैटरल की बात करनी होती है, डॉक्यूमेंटेशन की बात करनी होती है, टेन्योर यानी कितना टाइम लगेगा, और मोड ऑफ पेमेंट यानी किस तरीके से आपका मोड क्या रहेगा, ऑफलाइन ऑनलाइन किस तरीके से आप ट्रांसफर करेंगे, और ROI यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा। तो क्रेडिट में एक आपका फॉर्मल फीचर होता है, एक आपका इनफॉर्मल होता है। फॉर्मल में आपका क्या आ जाएगा, जब आप क्रेडिट कर रहे हो बैंक या किसी कोऑपरेटिव के थ्रू। ठीक है, बैंक्स आपका कोऑपरेटिव्स में आपका जो भी कोऑपरेटिव बैंक्स वगैरह हैं वो आ जाएंगे। तो जब आप बैंक से क्रेडिट कर रहे हो तो वहां पर आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा वो कम मिलेगा कंपेरेटिवली। इजी पेमेंट यानी जो बहुत इजीली हो जाता है। तीसरी चीज डॉक्यूमेंटेशन, यानी जब भी आप पेमेंट करते हैं तो वहां पर एक हमारे पास में पेपर होता है कि कितना हमने लिया है, उस टाइम पर इंटरेस्ट रेट कितना था, कितने टाइम में हमें उसे वापस करना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें रिक्वायर्ड होती हैं जब हम बात फॉर्मल सेक्टर की कर रहे होते हैं, जब हम फॉर्मली क्रेडिट को बोरो या फिर डिपॉजिट करते हैं। इनफॉर्मल सेक्टर की बात करें तो जैसे पुराने टाइम पर होता था और रूरल एरियाज में आज भी होता है, मनी लेंडर से। ठीक है, जो आपकी जिनके पास जमीन ज्यादा होती है, जो जमींदार होते हैं, उनसे हम उधार ले लेते हैं, फ्रेंड से अपने ले लिया, ट्रेडर से ले लिया, या किसी रिलेटिव से ले लिया। इनमें रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो हमेशा हाई चार्ज किया जाता है, वरना ये लोग फॉर्मल सेक्टर से ही ले सकते हैं। रीपेमेंट का जो मोड है वो इजी नहीं होता, यानी पैसा अगर आपने किसी को दे दिया तो वापस निकलवाना बहुत मुश्किल है, हो सकता है वो पैसा आपका लेकर ही भाग जाए, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स इसमें आती हैं। और तीसरी चीज ये कि यहाँ पर कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती, पेपर वर्क नहीं होता है, जिसकी वजह से अगर फ्यूचर में अगर आपका पेमेंट नहीं मिल पाता आपको वापस, यानी रीपेमेंट अगर नहीं हो पाता, तो उस कंडीशन में आप क्लेम भी नहीं कर पाओगे। तो ये फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर से हमारा क्रेडिट किस तरीके से होता है, ये चीज। नेक्स्ट है आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो कॉन्सेप्ट है ये इस वजह से स्टार्ट किया गया कि जो गांव में रहने वाली औरतें हैं, स्पेशली रूरल एरियाज में स्टार्ट किया गया, जो विलेज में रहने वाली जो औरतें हैं उनके पास में कुछ ऐसा काम नहीं होता था और वो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड होती जा रही थी। उनको सिर्फ इसीलिए बोला गया था कि दे ओनली मेंट फॉर हाउस होल्ड वर्क्स। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिसके तहत जो वुमेन है वो आगे आए, अगर उनमें कोई ऐसी कैपेबिलिटी है, कोई ऐसी कैपेसिटी है, कोई ऐसा काम है जो वो कर सकती हैं, उसे वो बाहर लाए और अपने आसपास वाले जितने उनके लोग हैं, स्पेशली जो वुमेन है, वो साथ आके काम करें। जो भी इनकी कुछ भी काम करने से जो इनकी सेविंग्स होती हैं वो मिनिमम 25 to 100 रुपीज़ हो सकती है, और ये सब आपस में इकट्ठा, सबकी सेविंग्स इतनी हो और ये सब पैसा इकट्ठा करके अपने किसी काम को करें। और जब इसमें फंडिंग की कमी आती है तो बैंक इनको बहुत ही कम इंटरेस्ट पर फंड प्रोवाइड करती है, और इस फंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी जितने भी ग्रुप मेंबर्स होते हैं उन सब की होती है उसे रीपे करने की, यानी वापस करने की। तो यहाँ पर हम सेल्फ हेल्प ग्रुप में देखेंगे फंक्शनिंग, ऑब्जेक्टिव्स और एडवांटेजेस। फंक्शनिंग की बात हम करें तो ये 15 से 20 मेंबर होने पर यहाँ पर स्टार्ट किया जा सकता है सेल्फ हेल्प ग्रुप। दूसरा है नेबर्स हू मीट। यहाँ पर आपको जरूरी नहीं है बहुत दूर दराज के लोग लाने हैं, अपने आस पड़ोस के लोगों को ही अपने इस काम में आप इन्वॉल्व कर सकते हैं। सेविंग्स, इसमें आपकी कुछ थोड़ी बहुत आपकी भी सेविंग्स होनी चाहिए जो मिनिमम 25 से 100 रुपए तक हो सकती है पर मेंबर।
दूसरा, डज नॉट आस्क फॉर कोलेट्रल, मतलब यहाँ पर आपको कुछ भी गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं है कि आपको जब बैंक से इतना रुपए होने के बाद में अगर आपको फंड की ज़रूरत पड़ती है तो बैंक आपसे आप बैंक से लोन ले सकते हैं। तो बैंक में जब आप लोन लेने जाएंगे तो बैंक आपको कोई भी कोलेट्रल नहीं मांगेगा, यानी कोई भी चीज़ आपको वहाँ गिरवी नहीं रखनी है जैसे और बाकी लोन्स में होता है। वही बात जब हम ऑब्जेक्टिव्स की करते हैं तो एड्रेस नीड्स ऑफ द पीपल, यहाँ पर लोगों की जो नीड है उसको एड्रेस किया जाता है कि बंदा किस वजह से काम कर रहा है और उसके काम को आगे लेकर आया जाए ताकि वो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बन सके, खुद अर्निंग कर सके। एनहेंस पार्टिसिपेशन, ऐसे लोगों का पार्टिसिपेशन यानी विमेन स्पेशली जो मैं बात कर रही हूँ उनका पार्टिसिपेशन यहाँ इंक्रीज होता है क्योंकि जो विमेन है वो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड होती जा रही है रूरल एरिया में। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप में इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। इनकलकेट सेविंग हैबिट्स, ऐसा करके लोगों की सेविंग जो हैबिट है वो बिल्डअप होती है यहाँ पर। तीसरा है एनहेंस कैपेबिलिटीज ऑफ वुमेन, यहाँ पर वुमेन अपनी जो कैपेबिलिटीज उसको समझती हैं और इसमें बढ़ोतरी होती है। जनरेट कलेक्टिव एक्शन, एक साथ काम करने का जो एक तरीका है ना, जो एक यूनियन में काम करने का एक कह सकते हो एक एडवांटेज होता है, वो इन लोगों को पता लगता है कि साथ काम करने का क्या बेनिफिट होता है, तो एक कोलैबोरेशन मेंटेन होता है और सोसाइटी से थोड़े से फेमिलियर होना शुरू होते हैं। इम्प्रूव सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, क्योंकि ये आज साथ मिलकर काम करते हैं इसलिए सोशल, और क्योंकि ये किसी मॉनेटरी बेनिफिट से काम कर रहे हैं इसलिए इसको इकोनॉमिक बोला गया है, इसलिए यहाँ पर सोशियो इकोनॉमिक जो इनका स्टेटस है वो मेंटेन होता है। अगर हम एडवांटेज की बात, ऐसे लोग इनिशिएटिव लेने की सोचते हैं क्योंकि जब इनको इसमें प्रॉफिट अर्न होने लग जाता है। इनकलकेट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब कोई हम काम करते हैं तो इसमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंटेन होने लग जाती है। इनेबल्स ओनरशिप और एसेट, और ऐसा करके जब वो कुछ पैसा जनरेट करते हैं तो उन्हें लगता है कि हम भी किसी पैसे की हमारी भी इसमें ओनरशिप है, यानी ये हमारा कमाया हुआ एसेट है। हेल्प कैपेसिटी बिल्डिंग, ऐसे लोगों की जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज होती है, काम करने की कैपेबिलिटी कैपेसिटी इंक्रीज होती है। डेवलप, तो ऐसा करने से जब लोगों के पास काम करने का एक कॉन्फिडेंस आता है, सेल्फ स्टीम डेवलप होती है, तो ऐसा करके ये लोग पूरा सेल्फ हेल्प ग्रुप का कॉन्सेप्ट हुआ। तो ये करके आपका थर्ड चैप्टर मनी एंड क्रेडिट ये खत्म हो जाता है।